मंगल ग्रह सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारा नेक्स्ट होम प्लेनेट, जहाँ पर हम इंसान अपने फ्यूचर में रहने का प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है कि हम वहाँ गए और जाकर सीधा बस गए। मार्स हमारे अभी के होम प्लेनेट अर्थ से बहुत ज्यादा अलग है, जहाँ पर बहुत से ऐसे चैलेंजेस है जिनको नासा ओवरकम करने की हर पॉसिबल ट्राई कर रही है, जिसके लिए नासा कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप कर रही है जिनकी हेल्प से मार्स पर जाने वाले ह्यूमंस को वहाँ पर ज्यादा डिफिकल्टीज को फेस न करना पड़े। सबसे बड़ा चैलेंज और डिफिकल्टी है अर्थ और मार्स के बीच 23 करोड़ किलोमीटर का एक डीप स्पेस, जिसको पूरा करने में अब तक के सबसे फास्टेस्ट रॉकेट को भी 7 महीने का टाइम लगता है। और इसी टाइम को बचाने के लिए नासा पावरफुल propulsion रॉकेट इंजन पर काम कर रहा है, जो इसी ट्रैवल टाइम को घटाकर महज 3 महीने का कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इंजन इतनी स्पीड को कैसे हासिल कर पा रहे हैं। तो आज के टाइम हम जिन रॉकेट इंजन का यूज कर रहे हैं उन इंजन के अंदर लगातार और कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन किया जाता है, जिससे नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, जिसके कारण न्यूटन का थर्ड लॉ एक्टिव होता है और वो रॉकेट को अपोजिट डायरेक्शन में पुश करता है। लेकिन इन इंजन का एक माइनस पॉइंट है कि इसमें हम अपने फ्यूल की फुल एफिशिएंसी का यूज नहीं कर पाते, और यही काम आएंगे नासा के ये न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट इंजन। नासा के पास न्यूक्लियर इंजन के अभी 2 डिजाइन अवेलेबल है, जिसमें पहला है न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट इंजन और दूसरा है न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक रॉकेट इंजन। ये दोनों न्यूक्लियर एनर्जी पर ही वर्क करते हैं, बस इनमें फर्क इतना है कि न्यूक्लियर थर्मल इंजन के अंदर पहले न्यूक्लियर रिएक्टर्स को यूज करके बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस की जाती है, फिर उस रिएक्टर के बीच से लिक्विड फ्यूल को पास किया जाता है, जिससे कि फ्यूल सीधा गैस में बदलकर 8 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से नोजल से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक इंजन के अंदर एक्सप्लोजन की जगह पार्टिकल को आयनाइज करके रॉकेट की नोजल से बाहर फेंका जाता है। लेकिन इसमें भी एक कमी है कि ये इंजन रॉकेट को धरती से स्पेस में नहीं ले जा सकता, ये सिर्फ स्पेस में ही फुल एफिशिएंसी और प्रॉपर काम कर सकता है। इंजन के अलावा ये भी मैटर करता है कि जब आप किसी प्लैनेट पर लैंड कर रहे हो तो उस टाइम प्लैनेट के एटमॉस्फेयर से जो फ्रिक्शन और हीट प्रोड्यूस होगी, उससे अपने इक्विपमेंट्स और रॉकेट को बचाते हुए सेफली लैंड करना। मान लो अगर आपके इक्विपमेंट से हीट की वजह से खराब हो गए तो वहां पर जाने का फायदा क्या। और इसी एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर से रॉकेट को बचाने के लिए नासा इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड को डेवलप करने में लगी हुई है। इससे पहले रॉकेट को हीट से बचाने के लिए सेरेमिक टाइल और मेटालिक मटेरियल का यूज होता है, बट इनका एक ड्रॉबैक है, ये बहुत ज्यादा हैवी और कॉस्टली होती है। इसी के साथ साथ ये रियूजेबल भी नहीं होती, जिससे ओवरऑल ये और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन जाती है। दूसरी तरफ नासा की इन्फ्लेटेबल हीट शील्ड इन सभी कंडीशन को फुलफिल करती है। ये हीट शील्ड लाइट वेट होने के साथ साथ रियूजेबल भी है, जिसके अंदर हीट रेजिस्टेंट मटेरियल और यूनिक डिजाइन का यूज करके हीट और प्रेशर को ओवरकम किया जा सकता है। इस शील्ड का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये शील्ड लॉन्च के टाइम एक छोटे से स्पेस में आ जाती है, जिससे ओवरऑल स्पेसक्राफ्ट का वेट और साइज कम हो जाता है। इसका एक प्रोटोटाइप भी रेडी है, जिसका सक्सेसफुली टेस्ट भी हो चुका है। नेक्स्ट है मार्सियन स्पेस सूट्स। अब ये तो है नहीं कि मार्स पर हम धरती की तरह आराम से घूम या फिर पाएंगे। मार्स का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा थिन होने की वजह से वहाँ पर एक्सट्रीम टेम्परेचर और हार्मफुल रेडिएशंस की कोई कमी नहीं है, जिनसे बचने के लिए हमें हाईटेक और एडवांस स्पेस सूट्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए नासा ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा है। और ये जो हाईटेक और लेटेस्ट स्पेस सूट्स होंगे वो किसी चलती फिरती स्पेसशिप से कम नहीं होंगे, जो एस्ट्रोनॉट्स को मार्स के लो प्रेशर और हाईली डेंजरस कॉस्मिक रे से सेव रखेंगे। इसी के साथ रात को मार्स का टेम्परेचर -62 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जिसमें किसी ह्यूमन के लिए बिना स्पेस सूट्स के सर्वाइव करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इन सब के अलावा ये जो नए स्पेस सूट्स होंगे वो पिछले वाले के मुकाबले में बहुत ज्यादा मूवेबल और कंफर्टेबल होंगे, जो लाइट वेट और ड्यूरेबल मटेरियल्स का यूज करके बनाए जाएंगे, जिससे एस्ट्रोनॉट्स मार्स के हार्श एनवायरनमेंट में आसानी से रहकर वहां पर रिसर्च और दूसरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज कर पाएंगे। और इन एक्टिविटीज को करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी और अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, जिससे कि सभी इंस्ट्रूमेंट्स को वर्किंग कंडीशन में रखा जा सके। और आई एम श्योर इसे सुनने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा सोलर एनर्जी। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं कि सोलर एनर्जी मार्स प्लैनेट पर हमारे ज्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि मार्स अर्थ के कंपैरिजन में सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, जिसके कारण वहाँ अर्थ के मुकाबले बहुत कम सोलर एनर्जी पहुंच पाती है। और इसमें रही कसर मार्स के धूल भरे तूफान पूरी कर देते हैं, जिससे सोलर प्लेट्स फुल एफिशिएंसी और प्रॉपर काम नहीं कर पाएंगे। और पावर की इसी कमी को पूरा करने के लिए इंजीनियर और साइंटिस्ट न्यूक्लियर पावर का यूज करने की सोच रहे हैं, जिससे कि लगातार और लार्ज अमाउंट में एनर्जी को प्रोड्यूस किया जा सके। इसमें होगा क्या कि साइंटिस्ट एक छोटे न्यूक्लियर कोर का यूज करके हीट जनरेट करेंगे, फिर उस हीट को वो इलेक्ट्रिसिटी और पावर में कन्वर्ट कर देंगे। वैसे इस एनर्जी को स्टोर करना भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके लिए हमें अपने एग्जिस्टेंट बैटरीज को मार्स की हार्श कंडीशंस में अच्छे से काम करने के लिए मॉडिफाई करना होगा, क्योंकि मार्स पर अगर कुछ टाइम के लिए भी पावर सप्लाई बंद हुई तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसी के साथ हमें अपनी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज को भी अपग्रेड करना होगा, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल रेडियो फ्रीक्वेंसी टेक्नोलॉजीज हैं उनकी बहुत सी लिमिटेशंस है, जो स्पेस कम्युनिकेशन के लिए इतनी रिलायबल नहीं है। मार्स और अर्थ के बीच बहुत ज्यादा डिस्टेंस होने के कारण डाटा ट्रांसफर में बहुत ज्यादा डिले होता है, जिससे रियल टाइम में बातचीत करना इम्पॉसिबल है, जिसके कारण मैसेज को अर्थ से मार्स और मार्स से अर्थ तक ट्रैवल करने में बहुत टाइम लगता है।
और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट लेजर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को डेवलप कर रहे हैं, जो बहुत लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को स्पेस के अंदर बहुत तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगी, जिसके अंदर लेजर बीम को ट्रांसमिट और रिसीव किया जाएगा, जिसके कारण जहां रेडियो फ्रीक्वेंसी की स्पीड सिर्फ कुछ किलोबाइट पर सेकंड थी, लेकिन लेजर टेक्नोलॉजी आने के बाद ये स्पीड बढ़कर गीगाबाइट पर सेकंड पर चली जाएगी, जिसकी हेल्प से हम हाई डेफिनेशन इमेजेस और वीडियो को अर्थ पर सेंड कर पाएंगे, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी दो प्लैनेट्स के बीच कम्युनिकेट करने के लिए सबसे बेस्ट है। इन सब के बाद जो नेक्स्ट चैलेंज है वो है मार्स पर रहना और काम करना। मार्स पर इतना डेंजरस एनवायरनमेंट है कि हम वहाँ पर धरती की तरह नॉर्मल घरों में नहीं रह सकते। इसके लिए हमें हाईटेक और प्रेशराइज्ड घरों की जरूरत पड़ेगी, जो हमें मार्स के हार्श एनवायरनमेंट से बचा सके। साथ ही में हमें मार्स पर घूमने और रिसर्च करने के लिए स्पेशल व्हीकल की जरूरत पड़ेगी, जो एक चलती फिरती लैब होगी, जिसकी हेल्प से साइंटिस्ट पूरे प्लैनेट को एक्सप्लोर और डिफरेंट एरिया में एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे। ये व्हीकल्स एक तरह से छोटी सी स्पेसशिप होगी, जो मार्स पर हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के काम आएगी।